नमस्कार आप सभी को। आज करंट अफेयर्स के इस सेशन में विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को। राज्य विशेष को लेकर आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे बिहार राज्य को लेकर या उत्तराखंड राज्य विशेष को लेकर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। लगभग 12 से 13 प्रश्न हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। कल एक प्रश्न मैंने पूछा था आपसे कल के करंट अफेयर्स में कि भारत सरकार द्वारा तुर्की ने जो गंदुम जिसको बोलते हैं या गेहूं की जो खेप थी, जिसको तुर्की ने, अब नाम उसका बदल गया है, तुर्की से तुर्की हो गया है, लौटा दी थी भारत को, आरोप लगाते हुए उसको भारत सरकार ने किस देश में भेजी है, तो वो देश था मिस्र। ये आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट में भेज दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न अच्छे हैं, महत्वपूर्ण है, तो चीज़ों को ध्यान से हमें देखना है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, आपको बताना है। आपको बता दें, ये जो महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने वर्ष 1999 में पदार्पण किया था। वर्ष 1999 में इन्होंने पदार्पण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। पहला मैच इन्होंने 26 जून 1999 को खेला था। और भारतीय महिला के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारतीय महिलाओं की कैटेगरी में यदि हम बात करें तो महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन भी इनके हैं। भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन भी इनके हैं, 10,868 रन। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इनके बारे में और बता दें कि 6 विश्व कप खेलने वाली ये इकलौती विश्व की महिला हैं। 6 विश्व कप इन्होंने खेले हैं अपने पूरे कैरियर में, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कीर्तिमान बनाने वाली एकमात्र महिला हैं, ये महिला क्रिकेटर हैं। तो इनकी बात है, इनका नाम है मिताली राज। तो मिताली राज तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तान रह चुकी हैं और इन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। मिताली राज का नाम याद रखना है। क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट की सर्वोच्च बॉडी है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर आपको UAE में देखने को मिलेगा। UAE के दुबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है। आपको बता दें कि ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता का प्रसार करने के लिए, लोगों में जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ये जो दिवस था ये 2000 में मनाया गया था। वर्ष 2000 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। और ब्रेन ट्यूमर के मरीज आज के समय में लगातार पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य में यदि हम देखें तो वहाँ भी ब्रेन ट्यूमर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर जन जागरूकता के प्रसार के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 8 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम पूछी जा सकती है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में संपन्न हुई फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे, आपको बताना है। आपको बता दें, ये जो विजेता हैं इन्होंने अपना 14वां एकल खिताब जीता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने 22वां ग्रैंड स्लैम ये भी जीत लिया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बताइए कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसके साथ 22 ग्रैंड स्लैम और 14 एकल का खिताब जीता है। ये खिलाड़ी हैं स्पेन के, और स्पेन के इन खिलाड़ी का नाम है राफेल नडाल। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है, राफेल नडाल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महिला वर्ग में किसने जीता है, तो इनका नाम है इगा स्वेतिक। ईगा स्वेतिक ने महिला वर्ग में जीता है।
और इगा स्विएतेक के बारे में यदि पूछ लिया जाए कि ये किस देश की खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो दोनों खिलाड़ियों को याद रखना है, महिला वर्ग में आपसे पूछ लिया जाए या पुरुष में, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल टॉप सैन्य अभ्यास बांग्लादेश किस देश के साथ करता है? टेबल टॉप नामक सैन्य अभ्यास जो है ये बांग्लादेश किसके साथ करता है, आपको बताना है। आपको बता दें बांग्लादेश इन दिनों चर्चा में है, क्यों? क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ट्रेनें चलती थी जिनका जिक्र हमने पिछली कक्षा में भी किया था, जिनमें मिताली एक्सप्रेस आपकी आती है जो प्रधानमंत्री ने इस बार शुरुआत की, दूसरी आपकी बंधन एक्सप्रेस आती है और तीसरी आपकी जो आती है वो आती है मैत्री एक्सप्रेस। और अभी हाल ही में आप जानते होंगे पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि मैत्री एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी और मैत्री एक्सप्रेस जो थी ये ढाका से कोलकाता के बीच चलती थी, ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बंधन एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है, तो आपको पता होना चाहिए बंधन एक्सप्रेस जो है ये कोलकाता से खुलना के बीच चलती है, कोलकाता से खुलना के बीच चलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए, कोलकाता से खुलना के बीच चलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए मिताली एक्सप्रेस किन के बीच चलती है, तो मिताली एक्सप्रेस जो है न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलती है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो तीनों एक्सप्रेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में संप्रीति सैन्य अभ्यास चल ही रहा है और भारत के साथ बांग्लादेश संप्रीति सैन्य अभ्यास करता है, आपको पता होगा। संप्रीति के बाद टेबल टॉप सैन्य अभ्यास भी भारत बांग्लादेश के साथ करता है और इसके साथ साथ INBN कॉर्पोरेट ये भी करता है भारत के साथ बांग्लादेश। इसके साथ साथ एक और सैन्य अभ्यास है जो बांग्लादेश के साथ करता है भारत, और उसका नाम आपको बताना है कि वह कौन सा सैन्य अभ्यास है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। संप्रीति, INBN कॉर्पोरेट और टेबल टॉप के अलावा वो कौन सा सैन्य अभ्यास है जो बांग्लादेश भारत के साथ करता है और महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों चर्चा में था, मैंने आपको बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बताएंगे। नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। मैत्री एक्सप्रेस आपने देखा कि मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। आप जानते हो भारत ने मैत्री सेतु भी तैयार किया है और मैत्री सेतु के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैत्री सेतु है ये किन दो स्थानों के बीच है, किन दो स्थानों को जोड़ेगा, तो याद रखना है सबरूम को रामगढ़ से जोड़ेगा। किसको? सबरूम को जोड़ेगा रामगढ़ से। अब इसमें सबरूम कहाँ है यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो सबरूम नामक जो स्थान है वो भारत में है और रामगढ़ नामक जो स्थान है वो बांग्लादेश में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए यदि ये सेतु बना है तो निश्चित रूप से कोई नदी होगी, वो नदी कौन है? वो नदी है फेनी नदी, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना जानकारी बांग्लादेश के संदर्भ में होनी चाहिए। रही बात बेसिक जानकारी, तो राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इसके साथ साथ उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। और कुछ याद रखना है तो चटगांव और मोंगला दो बंदरगाह याद रख सकते हो, और कुछ याद रखना है कॉक्स बाजार आप याद रख सकते हो, और कुछ याद रखना है भाषण 4 द्वीप याद रख सकते हो। इसके अतिरिक्त भी यदि और जानकारी चाहिए तो आप याद कर सकते हो भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप जाके सर्च करो कि भारत बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उनमें कौन से राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? आपको बता दें कि ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये द्विवार्षिक जारी किया जाता है। सबसे पहली बात, ये द्विवार्षिक जारी किया जाता है, मतलब हर दूसरे वर्ष जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक संस्था है जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इससे पहले 2020 में ये जारी किया गया था और 2020 में यदि भारत के रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान 2020 में 168वां था। भारत 168वें स्थान पर 2020 में था। तो 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो आपको बता दें 2022 में जो भारत का स्थान है
वो है 180 और इस सूची में कुल 180 देशों को ही जगह दी गई है। मतलब इस बार की सूची में भारत जो है वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नीचे से टॉप पर है। ठीक है, सबसे लास्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इस बार कुल 40 संकेतकों का प्रयोग किया गया। पहले स्थान पे कौन है तो आपको बता दें डेनमार्क पहले स्थान पे है। पिछले सूचकांक में भी डेनमार्क पहले स्थान पे था। मतलब यहाँ पे पर्यावरण को लेकर स्थायित्व बना हुआ है। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम है। तीसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो फिनलैंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लें, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तो सभी की रैंकिंग भारत से बेहतर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी की रैंकिंग भारत से बेहतर है। इसको बताएं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये दो संस्थाएं मिलकर बनाती हैं, WHO और FAO। ठीक है, FAO और WHO दोनों साथ मिलकर मनाती हैं। और इस बार की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य इस बार की थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें ये मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें जैसे विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक होता है उसी तरह से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भी जारी किया जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है ये आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें भारतीय राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। और पहली बार ये सूचकांक 2019 में जारी किया गया था। वर्ष 2019 में पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया था। कौन जारी करता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। अब इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कैटेगरी जो है ये बड़े राज्यों की है और बड़े राज्यों में यदि हम बात करें तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो टॉप पर राज्य है, जो सबसे बेहतर कर रहा है, वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? वो राज्य है तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है गुजरात। ठीक है, तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। यदि हम बात करें छोटे राज्यों को और पर्वतीय राज्यों को मिलाकर तो इनमें यदि हम बात करें तो गोवा टॉप पर है। गोवा के बाद मणिपुर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोवा हो गया टॉप पे, मणिपुर हो गया दूसरे नंबर पे और सिक्किम यहाँ पे हो गया तीसरे नंबर पे, ये आपका पता होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर टॉप पे है, दिल्ली दूसरे स्थान पे है और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में जब आपको पूछा जाएगा तो आप ध्यान अवश्य दीजिएगा, छोटे राज्यों के बारे में पूछा गया है, बड़े राज्यों के बारे में पूछा गया है या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया, इतना अवश्य याद रखिएगा। पहली बार ये सूचकांक वर्ष 2019 में जारी किया गया था और FSSAI नामक एक संस्था है जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में एक्स खान क्वेस्ट 2022 नामक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किस देश में प्रारंभ हुआ है? पुनः एक शांति अभ्यास की बात आ रही है, सैन्य अभ्यास की बात आ रही है। आपको बताना है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है। आपको बता दें इसमें कुल 16 देश भाग ले रहे हैं, कुल 16 देश भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से लद्दाख स्काउट इसमें जा रहा है। ठीक है, लद्दाख स्काउट इसमें भाग ले रहा है और कुल 16 देश इसमें भाग ले रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो देश है इसके साथ भारत एक सैन्य अभ्यास भी करता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत इस देश के साथ करता है और ये देश है मंगोलिया।
ठीक है। चंगेज खां का देश मंगोलिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास है जो मंगोलिया आयोजित कर रहा है। हाल ही में किस देश में हॉकी 5 एस चैंपियन, अब आप शायद पहली बार सुन रहे हो हॉकी 5 एस चैंपियन, ये क्या है? हॉकी 5 एस चैंपियन क्या है? यह एक प्रकार का हॉकी का ही गेम है, ठीक है। एक प्रकार का हॉकी का ही गेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और आप कह सकते हो एक्टिव प्लेयर चाहिए होते थे और तेज़ी से ये खेला जाता है और समयबद्धता के साथ ये खेला जाता है। एक प्रकार से हॉकी का ही गेम है और इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में एक शहर पड़ता है लुसान, स्विट्जरलैंड के लुसान नामक स्थान पर हुआ था और भारत ने पहली बार ये खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर है भारत। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत ने पोलैंड को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है और इसको वर्ष 2014 के जो युवा ओलंपिक थे उसमें पहले शामिल किया गया था। इसको बताएं। हाल ही में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की है? बताएं। ये भारतीय लिपस्टिक पौधा जिसका नाम रखा गया है, ये कहाँ खोजा गया है आपको बताना है। चलें आपको बता दें, ये जो राज्य है यहाँ पे एक जिला पड़ता है अंजा, अंजा नामक एक जिला पड़ता है, वहाँ पे एक खोजा गया है। यदि आप अंजा नामक जिला नहीं जानते हैं तो आपको हिंट के लिए बता दूं, नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, और नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। अब जिसको यह भी नहीं पता है उसके लिए भी हिंट बता दें कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, और निश्चित रूप से अब आप पहुँच गए होंगे। तो ये इसका सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया? देखो, इसका शुभारंभ भी हुआ, इसका समापन भी हो गया। तो शुभारंभ और समापन दोनों हम आज ही देख लेंगे। आपको बता दें, इसका शुभारंभ हुआ था पंचकुला में, ठीक है। और पंचकुला स्थान कहाँ पड़ता है? पंचकुला पड़ता है हरियाणा में। तो कहने का मतलब है कि इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। अब शुभारंभ हुआ तो खेल हुए होंगे, खेल हुए होंगे तो कुछ लोगों ने पदक जीता होगा। अब पदक जीता होगा तो कोई तो राज्य होगा जो टॉप पर होगा। अब टॉप पर राज्य कौन है? टॉप पर जो राज्य है आपको बता दें, इसने कुल 72 पदक जीते हैं और ये जो 72 पदक जीतने वाला राज्य है ये है हरियाणा। मतलब हरियाणा ने इसका आयोजन किया और टॉप श्रेणी में, आप कह सकते हो शीर्ष स्थान पर भी बना रहा 72 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था, तीसरे स्थान पर मणिपुर था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो चौथा संस्करण था, आप ये भी याद रखिएगा, ये चौथा संस्करण था और ये 2021 का था, ये भी याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की बात हो रही है, ठीक है। हाल ही में इसका आयोजन हुआ था और इसमें 4 से 5 खेल जोड़े गए थे, जैसे गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखंभ और योग पहली बार इसमें जोड़े गए। तो इनका भी नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा खेल पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में जोड़ा गया। तो इसको आपको याद रखना है, योग, मलखंभ, थांगता, कलारीपयट्टू, गतका। तो ये 5 गेम आपको याद रखने हैं। अब यदि आपको याद रखना है तो मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा। गतका ये कहाँ का खेल है आप बताओगे, किस राज्य का? दूसरा है कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू ये कहाँ का खेल है ये आप बताओगे। तीसरा खेल जो इसमें जोड़ा गया पहली बार वो है मलखंभ, ये आप बताओगे कहाँ पे है। चौथा खेल जो जोड़ा गया वो है योग, ये भी आप बताओगे। और योग के बाद एक जो बचा है वो है थांगता, थांगता। ये आपको बताना है कि ये जो गेम हैं ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं, किस राज्य की ये गेम है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आहट किस संस्था द्वारा चलाया गया? बताएं, ऑपरेशन आहट किस संस्था द्वारा चलाया गया? विशेष रूप से ये जो ऑपरेशन आहट था ये चलाया गया था आरपीएफ द्वारा, ठीक है।
केंद्रीय रेलवे पुलिस बल द्वारा ये चलाया गया था और इसका उद्देश्य था कि रेलवे ट्रेनों के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चियों की तस्करी होती है, जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है मानव तस्करी होती है, तो उसको रोक लगाने के लिए और मानव तस्करी में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चियों की तस्करी को रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। तो ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था। इसको बताएं, हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? किस स्थान पर ये टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? या जहाँ पे स्थापित किया गया है वहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो आर्यभट्ट संस्थान में इसको स्थापित किया गया है और ये जो आर्यभट्ट संस्थान पड़ता है ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड के नैनीताल में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इतनी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज पर्याप्त होगी। कल फिर मिलते हैं और कुछ नए प्रश्नों के साथ, नई चर्चा के साथ एक बार फिर से आपसे कल मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।